हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अपना 12th का चैप्टर देख रहे थे सोल्यूशन। मैंने बताया था वो 12th का ही नहीं, सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चीजें कवर करते हुए हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका है, सारे लेक्चर हमने प्रीवियस में डाल दिए हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं जितने जितने लोगों ने नहीं देखा है। अभी आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की थी, ठीक है। एक लेक्चर हुआ था जिसमें बहुत सारी चीजें कवर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था सॉल्युबिलिटी के बारे में, विलेयता के बारे में बताया था मैंने कि विलेयता क्या होता है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, अब होता क्या है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तब हमारा सोल्यूशन बनता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, विलेय की सबसे अधिक मात्रा जो निश्चित सॉल्वेंट में, फिक्स सॉल्वेंट में, निश्चित विलायक में जितना हम लोग मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं वह उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। इसमें फिर मैंने आगे बताया था जो सॉल्युबिलिटी होती है चार चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो था नेचर ऑफ सॉल्यूट, विलेय की प्रकृति पर डिपेंड करती है कि हमारा विलेय कैसा है। दूसरा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और थर्ड मैंने बताया था टेम्परेचर, ताप पर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ हमने बताया था प्रेशर, ठीक है। फोर्थ हम लोगों ने बताया था क्या, दाब, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है हमारी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इतनी चीजें हम लोगों ने बताई थी। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जो सोल्यूशन है वो हम लोगों को तीन प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है। जो सोल्यूशन है वो हम सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो भी लेता है वो हम लोगों को तीन प्रकार की पढ़नी है, ठीक। एक तो सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ठोस को द्रव में मिलाएंगे। दूसरा गैस इन लिक्विड, और थर्ड लिक्विड इन लिक्विड, मतलब ठोस को द्रव में मिलाएंगे, लिक्विड को द्रव में मिलाएंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे, और गैस को लिक्विड में मिलाएंगे, ठीक है। तीन प्रकार के हम लोगों को देखना है, जिसमें हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने पहला स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, मतलब हम लोगों ने ठोस को द्रव में मिलाया था, ठीक है। तो इसकी, जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, उसकी हम लोगों को सॉल्युबिलिटी देखना था, ठीक है। तो उसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया जो सॉल्युबिलिटी होती है वो चार चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और टेम्परेचर और प्रेशर, चार चीजों पे, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिला रहे हैं, ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, तब यही चार इफेक्ट हम लोगों को देखने रहते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलेय और विलायक की प्रकृति के बारे में मैंने बताया था कि डिपेंड कैसे करती है ठोस को जब द्रव में मिलाते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जो हमारा सॉल्यूट है अगर पोलर है, मतलब ध्रुवीय नेचर का है, और जो सॉल्वेंट है वो भी कैसा है, पोलर है, मतलब ये भी अगर ध्रुवीय प्रकृति का है। पोलर पोलर मिलकर हमारा मिक्स हो जाएंगे, लेकिन पोलर नॉन पोलर में मिक्स नहीं होता है। ये दोनों क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन अगर नॉन पोलर को पोलर में मिलाते हैं, मतलब अध्रुवी को ध्रुवी मिलाते हैं, तो ये मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अगर नॉन पोलर सोल्यूट को अध्रुवी विलेय को हम लोग पोलर सॉल्वेंट में, मतलब ध्रुवी विलायक में मिलाते हैं, तो ये मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें फिर मैंने एग्जाम्पल बताया था कि नमक जैसे NaCl है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है, पानी में घुल जाता है, लेकिन वहीं पर अगर नेफ्थलीन और एंथ्रासिन की बात करें तो वो इसमें नहीं घुलते हैं। क्यों? क्योंकि नमक और पानी दोनों पोलर नेचर के होते हैं, तो दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा नेफ्थलीन और एंथ्रासिन होता है ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं, अध्रुवी प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन H2O में नहीं होते हैं। ये हम लोगों ने नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में देखा था कि कैसे हमारे डिपेंड कर रही है। तो मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक मैंने इसमें बताया था, क्या बताया था, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान गुण वाले समान गुणों में विलीन होते हैं, ठीक है। लाइक डिजॉल्व लाइक, ऐसा मैंने बताया था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फिर इसके बाद हम लोगों को इसमें दूसरा इफेक्ट देखना रहता है, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, ठोस को द्रव में मिला रहे हैं, तब दूसरा इफेक्ट हम लोगों को देखना रहता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। उसको कैसे देखेंगे, इसके बारे में भी मैंने बताया था आप लोगों को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
ताप का प्रभाव, जब कोई सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, मतलब ठोस को द्रव में मिलाते हैं, तब उस पर हम लोगों को टेम्परेचर का इफेक्ट देखना रहता है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों को बताए थे। जब ताप का प्रभाव देखते हैं तो दो केस हम लोग देखते हैं, एक तो एक्जोथर्मिक का केस देखते हैं, एक्जोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी का केस देखते हैं। ठीक है, इसी को डेल्टा एच निगेटिव भी कहा जाता है। अगर ऐसे डिनोट है तो समझ जाइएगा कि ये एक्जोथर्मिक का केस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, मतलब विलेय को विलायक में मिलाते हैं, ठीक है, तो साम्य अवस्था की कंडीशन पर हमारा जो सॉल्यूशन बनता है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, साम्य अवस्था की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम बनता है। अब जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, ठोस को द्रव में मिलाते हैं, क्या होता है, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन वो हीट ऑटोमेटिक देते हैं। ठीक है, उनसे क्या होती है, हीट निकलती है। और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो मिक्स ही नहीं होते हैं, उनके लिए हम अलग से हीट देते हैं, हीट करेंगे तब जाकर वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सोल्यूशन बन रहा है और उसमें से हीट निकल रही है, क्या हो रही है, हीट इज इवॉल्व, मतलब हीट उष्मा निकल रही है, हीट इज इवॉल्व, उष्मा निकल रही है। तो ऐसे केस के लिए एक्जोथर्मिक का केस लगाते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों को देखना रहता है कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिए, ये केस मैंने वहां पे डिस्कस कर दिया था, और अगर टेम्परेचर घटा दिए तो जो ये इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था की कंडीशन है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें मैंने बताया था साम्य अवस्था की कंडीशन अगर बैकवर्ड आ जाती है, इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड आ जाता है, पश्चिम दिशा में आ जाता है, तो हमारी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है सॉल्वेंट में कम डिजॉल्व होता है। ठीक है, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि हमारा कितना सॉल्यूट जो हम मिला रहे हैं कितनी मात्रा उसमें घुल रही है सॉल्वेंट में। अगर सॉल्यूट ही कम घुलेगा तो हमारी मतलब सॉल्युबिलिटी ही कम हो गई। तो अगर साम्य अवस्था की कंडीशन पश्चिम दिशा में आ जाती है, बैकवर्ड आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि हमारी क्या है, सॉल्युबिलिटी घट गई है। ठीक है, अगर वही इक्विलिब्रियम की कंडीशन, साम्य अवस्था की कंडीशन अगर आगे चली जाए तो मतलब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में और ज्यादा डिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ज्यादा डिजॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्यूट ज्यादा डिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब अगर साम्य अवस्था हमारा पश्चिम दिशा में आता है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आता है, तो हम लोग कहते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी घट गई है। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, साम्य अवस्था की कंडीशन आगे जाती है, तो हम लोग कहते हैं हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। ठीक, एक्जोथर्मिक के केस में क्या होता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, साम्य अवस्था की कंडीशन पे, तो इसमें से कुछ हीट निकलती है। ठीक है, कुछ हीट क्या होती है, निकलती है। अगर इसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें या टेम्परेचर घटा दें, तो टेम्परेचर तो निकल रही है, मतलब इस साइड ही बढ़ेगा या इस साइड ही घटेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई थी, ट्रिक बताया था एक, कि कैसे याद रखना है। इसमें बताया था जो बढ़ाओ उसको दूर भगाओ, जो बढ़ाओ उसको दूर भगाओ, और जो घटाओ उसको पास बुलाओ। ठीक है, ये ट्रिक मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल सॉल्व करेंगे, कैसे समझेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर इस साइड बढ़ा रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा इधर रहे तो जो बढ़ाएंगे उसको क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। तो मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, दूर किधर होगा, इस साइड होगा। साम्य अवस्था की कंडीशन इस साइड आएगी, मतलब पश्चिम दिशा में आ रही है, इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो रहा है, बैकवर्ड आ रहा है। इक्विलिब्रियम जो साम्य अवस्था है वो कहाँ आ रही है, बैकवर्ड आ रही है, मतलब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा बैकवर्ड चला आएगा, साम्य अवस्था की कंडीशन जो होगी क्या होगी, पश्चिम दिशा में चली आएगी। ठीक, और अगर साम्य अवस्था की कंडीशन हमारी पश्चिम दिशा में आ गई, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ गया,
तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता, वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। जो हमारी विलेयता होगी, सॉल्युबिलिटी, वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। अगर टेम्परेचर घटा दें, टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा? टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा? टेम्परेचर घटाने का मतलब टेम्परेचर इस साइड घटा रहे हैं। अगर इस साइड घटाएंगे टेम्परेचर, तो घटाएंगे, जो घटाएंगे उसको क्या करेंगे? पास बुलाएंगे, मतलब साम्यावस्था की कंडीशन को और पास बुलाएंगे। साम्यावस्था की कंडीशन पास बुलाएंगे मतलब इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है। तो टेम्परेचर घटाने पर हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा, मतलब अग्र दिशा में जाएगा साम्यावस्था। अगर साम्यावस्था अग्र दिशा में चली गई, इसका मतलब हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? जो विलेयता होगी वो क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यहीं पर अगर हम लोग, मैं कह दूं कि सॉल्यूट में और अधिक मिक्स कर दिया, जैसे ये कंडीशन थी, साम्यावस्था की कंडीशन थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है। इसमें मैं बोल दिया कि सॉल्यूट को और ज्यादा मिक्स कर दिया इसमें, तो क्या होगा? जो बढ़ाएंगे उसको दूर भगाएंगे, तो अब बढ़ा इधर रहे हैं, सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं, तो जो बढ़ाएंगे उसको दूर भगाएंगे तो सॉल्यूट क्या होगा? दूर इधर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जा रहा है, साम्यावस्था अग्र दिशा में जा रही है, तो मतलब फिर से हमारा सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि अगर इंक्रीज होगा तो दूर भगा देंगे, अगर डिक्रीज होगा या घटेगा तो पास बुला लेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को। ठीक है। ये एक्जोथर्मी का केस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसमें दूसरा केस था एंडोथर्मी का केस। दूसरा कौन सा केस है? एंडोथर्मी का केस, मतलब उष्मा शोषी का। उष्मा शोषी की कंडीशन कब होती है? जब कोई सॉलिड को, जब कोई ठोस को हम लोग द्रव में मिलाते हैं, सॉरी सॉल्वेंट में मिलाते हैं। जब कोई सॉलिड को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे, ठोस को द्रव में मिलाएंगे, तो क्या होगा? कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो मिक्स ही नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो ठोस होते हैं, वो क्या करेंगे? द्रव में मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको मिक्स करने के लिए हम कुछ हीट देते हैं, उनको टेम्परेचर देते हैं। ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? हीट उनको दे रहे हैं, तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंडोथर्मी के केस में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, उष्मा का शोषण होगा, मतलब वो उष्मा को अवशोषित करेगी। ठीक है। इसी को डेल्टा एच पॉजिटिव से भी लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, हीट उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो मतलब जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाए, मतलब विलेय को विलायक में मिलाते हैं, और साम्यावस्था की कंडीशन बनती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती है, जिस पर सॉल्यूशन हमारा बन जाता है, विलयन बन जाता है। ठीक है। अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब डेल्टा एच जो हीट हमको देना होगा, वो क्या होगा? कुछ न कुछ हीट हमको देना पड़ेगा। ठीक है। ये इंडोथर्मी का केस है, उष्मा शोषी का केस है। ठीक। इस उष्मा शोषी के केस में क्या होगा? कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो द्रव में नहीं घुलेंगे, ठीक है, लिक्विड में नहीं मिक्स होते हैं, तो उनके लिए, उनको डिजोल्व करने के लिए, उनको घोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनको हीट करते हैं। ठीक। हीट करने का मतलब हम उनको हीट दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने हीट ऐड कर दिया है। ठीक है। अब होता क्या है, अगर इस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाएं या टेम्परेचर को घटाएं, टेम्परेचर को बढ़ा दें या टेम्परेचर को घटा दें, आपको बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो साम्यावस्था की कंडीशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और सॉल्युबिलिटी कैसी होगी हमारी? बढ़ जाएगी या घट जाएगी? ठीक है। विलेयता जो होगी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये कंडीशन हम लोगों को देखना है। ठीक। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर, हमारा फार्मूला सेम रहेगा, जो ट्रिक हम लोगों ने अप्लाई करना है वही करना है। ठीक है। इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट तो इस साइड दे रहे हैं, मतलब इसी को और बढ़ा रहे हैं। ठीक। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? जो बढ़ा रहे हैं इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे? उससे दूर भगाएंगे। तो अगर बढ़ा इधर रहे हैं तो इस साइड जाएगा दूर,
इधर दूर जाने का मतलब साम्यावस्था की कंडीशन हमारी कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। और अगर साम्यावस्था की कंडीशन ही यहाँ से यहाँ तक चली गई, यहाँ पे आ गई, तो क्या होगा? सॉल्यूट को हम ज्यादा ऐड कर सकते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब जो है हमारा, वो इक्विलिब्रियम साम्यावस्था की कंडीशन क्या होगी? फॉरवर्ड चली जाएगी, मतलब अग्र दिशा में चली जाएगी। साम्यावस्था की कंडीशन क्या होगी? अग्र दिशा में चली जाएगी। और साम्यावस्था की कंडीशन अगर अग्र दिशा में चली गई, मतलब हम और सॉलिड को ऐड कर सकते हैं। तो और सॉलिड को ऐड कर देंगे तो मतलब हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? विलेयता इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर घटा दिए, तो टेम्परेचर घटाने का मतलब क्या है? जब भी टेम्परेचर घटाएंगे तो इसी साइड घटाएंगे। तो टेम्परेचर घटा रहे हैं, मतलब साम्यावस्था की कंडीशन को पास बुलाएंगे, इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड आएगा और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। टेम्परेचर घटाने का मतलब क्या हुआ? जो इक्विलिब्रियम है वो अब बैकवर्ड चलाएगा, पश्चिम दिशा में चलाएगा। ठीक, और अगर इक्विलिब्रियम हमारे साम्यावस्था की कंडीशन ही बैकवर्ड चली आई, तो मतलब जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता, वो क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये दो केस था, एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक, जिस पर जब हम सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये थर्ड इफेक्ट था, जिसके बारे में मैंने बताया था कि सॉलिड इन लिक्विड 3 चीजों पे डिपेंड करता है, 4 चीजों पे। एक नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक, दूसरा मैंने बताया था टेम्परेचर के बारे में, तो ये टेम्परेचर के बारे में है। और टेम्परेचर में भी 2 केस देखना है, एक तो एक्जोथर्मिक का केस, एक इंडोथर्मिक का, मतलब एक उष्माक्षेपी का और एक उष्मा शोषी का। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीईटी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कराऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसमें फोर्थ इफेक्ट जो बचा है, जो इसमें फोर्थ इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव। जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, तब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, अब आप लोग को पता है सॉलिड जो होता है वो कैसा होता है? नॉन कंप्रेसिबल होता है, मतलब उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ये पेन है हमारा सॉलिड है, तो इसको अगर हम लिक्विड में मिक्स करें, इसको कितना भी प्रेशर लगा ले हम लोग, इसको कितना भी प्रेशर लगा ले लिक्विड में मिक्स होए, तो ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है वो नॉन कंप्रेसिबल होता है, वो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब भी हम किसी सॉलिड को, किसी भी ठोस को ड्रॉ में मिक्स करते हैं, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है, डज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेशर। मतलब जब किसी ठोस को द्रव में मिलाते हैं, किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो प्रेशर का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है। ठीक है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 4 चीजें तो हमारी हो गई। ठीक है, किसके लिए हुई? जब हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख रहे थे, मतलब जब ठोस को द्रव में मिला रहे थे। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरा इफेक्ट देखते हैं। जब दूसरा कोई विलेन लेंगे तब, और वो विलेन क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, अभी तक हम लोग कर क्या रहे थे? किसी सॉलिड को लिक्विड मिला रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे। ठीक है, और उस गैस को लिक्विड में मिक्स करने पर सोल्यूट सॉल्वेंट तो क्या इफेक्ट होता है?
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गैसों की द्रव में विलेयता मतलब जब गैस को द्रव में मिलाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। इस इफेक्ट को किसी ने, एक साइंटिस्ट ने दिखाया था जिनका नाम है हेनरी। ठीक है, और उन्होंने एक नियम दिया था कि गैसों को द्रव में कैसे मिक्स होती है, गैसें द्रव में कैसे मिक्स होती हैं, इसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग हेनरी लॉ बोलते हैं। ठीक, जिसे हम लोग हेनरी का नियम या हेनरी लॉ बोलते हैं। अब ये नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर दो, एक कंटेनर ले रहा हूं, ठीक है, इस पर कोई वेट है डब्लू। ठीक, सेम वैसा ही दूसरा कंटेनर है, और इस पर मैंने कुछ प्रेशर लगा दिया, इसका भार बढ़ा दिया है, मान लीजिए 3W कर दिया। ठीक, इसमें मैं मान लिया कि हमारा जो लिक्विड है, द्रव, वो बॉटम में है, नीचे है, और इसमें लिक्विड है, क्या है, बॉटम में है। ठीक, हम लोग को क्या करना है, गैस को लिक्विड में मिक्स कराना है। ठीक है, तो अब ऊपर वाले पोर्शन में मैं क्या कर लेता हूं, गैस ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारी गैसेस हैं। ध्यान सुनिएगा बातों को। हेनरी लॉ ने क्या बताया था, हेनरी लॉ प्रेशर के इफेक्ट को बताए थे। ठीक है, जब किसी गैस पर प्रेशर लगाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में हेनरी लॉ ने बताया था। जैसे हमारा कोई क्लोज कंटेनर है, बंद कंटेनर है, उसमें ऊपर गैस है और नीचे क्या है, लिक्विड है, इन्हीं गैसों को लिक्विड में मिक्स करना है हमको। ठीक, तो हुआ क्या, पहले ये नॉर्मल हमारी कंडीशन थी जिस पर एक वेट लगा था, गैसेज लिक्विड थी, गैस और लिक्विड अलग अलग थे, कोई इफेक्ट नहीं था प्रेशर का। अब इसमें क्या किए हम लोगों ने, प्रेशर को बढ़ा दिया, दाब को क्या किया, बढ़ा दिया। दाब को बढ़ाने से क्या होगा, तो ये गैस के मॉलिक्यूल होंगे, नीचे आना स्टार्ट होंगे, तो इस द्रव में मिक्स होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि नीचे तो हमारा लिक्विड है, द्रव है, तो ये गैस क्या होंगी, धीरे धीरे लिक्विड में मिक्स होंगी। ठीक, अब ये जो लिक्विड वाला पोर्शन है, जो ये सोल्यूशन है विलेन, इसमें क्या कर रहे हैं, पहले केवल लिक्विड था, केवल द्रव था। ठीक है, अब क्या हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल भी उसमें आ गए, गैस के अणुओं की संख्या भी लिक्विड में मिक्स हो गई। मतलब मैं कह सकता हूं कि इसमें जो लिक्विड है, ये सोल्यूशन है, इसमें कणों की संख्या बढ़ रही है, या मैं कह दूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, अणुओं की संख्या बढ़ रही है। ठीक, तो मैंने मोल का एक फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए, मोल इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन ए, या मोल इक्वल टू अणुओं की संख्या बटा के एवोगैड्रो संख्या। ये तो कांस्टेंट होता है, तो इसकी बात मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर द्रव में कणों की संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो मोल भी बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर अणुओं की संख्या बढ़ेगी, कणुओं कणों की संख्या बढ़ेगी, तो मोलों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर मोल बढ़ रहा है, तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म, जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये सब कोई भी सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक जितने भी होते हैं, मोलरता, मोललता, सब बढ़ेंगे, क्योंकि सब मोल के समानुपाती होते हैं, मोल के बढ़ने पर सब बढ़ते हैं। ठीक है, यह सिंपल सा है, अगर इसमें कणों की संख्या बढ़ रही है तो सांद्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो हेनरी लॉ बताए थे कि जैसे जैसे, अब हुआ क्या, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मोल बढ़ रहे हैं, मतलब हमारी सांद्रता भी बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि कणों की संख्या बढ़ रही है तो मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ रहा है तो सांद्रता बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे मोलरिटी बढ़ रही है, मोललता बढ़ रहा है। दाब बढ़ाने पर हमारे सांद्रता को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक थे वो क्या थे, बढ़ रहे थे। तो इसके लिए हेनरी लॉ ने क्या कहा,
हेनरी लॉ बोले थे कि हेनरी लॉ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हेनरी लॉ डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैस इन लिक्विड। मतलब जब गैस को द्रव में मिलाते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर के इफेक्ट को उन्होंने बताया था, दाब के प्रभाव को बताया था। ठीक है, और इनके अनुसार क्या हुआ, हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे जैसे हम लोग दाब बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे थे, वैसे सांद्रता बढ़ रही थी, वैसे वैसे कंसंट्रेशन टर्म हमारे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो हेनरी लॉ ने कहा कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर मतलब पी, दाब, ठीक है, प्रेशर को बढ़ाते हैं तो हमारी जो मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है, वो भी बढ़ रही है। ठीक है, अब इसमें मोलरता भी ले सकते हैं क्योंकि वो सारे कंसंट्रेशन टर्म है। लेकिन हेनरी ने एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट जब किए, उन्होंने देखा कि मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज जो था उनके लिए बहुत ही अच्छा था, सुटेबल था। इसलिए उन्होंने प्रेशर का जो इफेक्ट था मोल फ्रैक्शन, सांद्रता, कंसंट्रेशन टर्म लेकर बताए थे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हमारा मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक, अब होता क्या है, जैसे जैसे गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, उतना ही गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। ठीक है, गैस का उतना ही क्या होता है, पार्शियल प्रेशर भी बढ़ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब गैस का आंशिक दाब। अब इसको बढ़ाने से क्या हुआ, गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी, मतलब ये काई है। ठीक है, मोल प्रभाव भी बढ़ रहा था। ठीक, यही लॉ हमारे दिए थे हेनरी लॉ कि जैसे जैसे किसी भी, जब गैस को लिक्विड में मिक्स कराते हैं, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें मोल फ्रैक्शन हमारा बढ़ता है। ठीक, इसी मोल फ्रैक्शन को हेनरी ने सॉल्युबिलिटी बोला था। हेनरी ने इसी मोल फ्रैक्शन को क्या बोला था, सॉल्युबिलिटी विलेयता बोला था। ठीक है, मतलब जैसे जैसे दाब बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गैसों की विलेयता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये इफेक्ट दिखाया था, ये रूल था हेनरी का। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ध्यान सुनिएगा। मैं बताया कि जब गैसों की, हेनरी लॉ बताए थे गैसों की सांद्रता उनकी सॉल्युबिलिटी के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, विलेयता क्या होती है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। अगर गैस का दाब बढ़ाते तो हमारी विलेयता बढ़ती है। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कोई आएगा, क्योंकि समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, एक कांस्टेंट आता है, जिसे हम लोगों ने के एच बोला था। हम लोगों ने नहीं, हेनरी लॉ ने बोला था, हेनरी ने खुद बोला था। अब जाहिर सी बात है, जो कोई भी मेहनत करेगा, जो कोई भी काम करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको अपना नाम देना चाहता है। ठीक है, तो हेनरी लॉ ने क्या किया, एक कांस्टेंट दिया के, जिसमें उन्होंने एच लगा दिया, मतलब हेनरी कांस्टेंट। उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया। इसको क्या बोलते हैं, के एच जो हमारा है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है। ठीक है, के एच क्या है, हेनरी नियतांक, हेनरी कांस्टेंट है। ठीक, तो ये फार्मूला था हेनरी लॉ का, जिसमें के एच हेनरी कांस्टेंट था और एक्स गैस क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब सॉल्युबिलिटी थी, विलेयता थी। ठीक है, और ये क्या था, पी ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर था, जिसको हम लोग आंशिक दाब बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से कुछ और बातें होंगी। ये फार्मूला था हेनरी लॉ का, जिन्होंने बताया था कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो गैसों की विलेयता द्रव में अधिक हो जाती है और अधिक मिक्स होने लगते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं के एच की, हेनरी कांस्टेंट की, तो ये क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, अब यहां से साफ साफ दिख रहा है कि हेनरी जो कांस्टेंट है, हेनरी नियतांक है, ये गैसों के दाब जो है, पार्शियल प्रेशर, इसके समानुपाती है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो हमारा सॉल्युबिलिटी है गैस की,
गैस की जो विलेयता है वो क्या है, उसके व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं कह दूं, अगर गैस का मैं एक पकड़ता हूं, अगर कहूं कि गैस का आंशिक दाब मैं बढ़ा रहा हूं तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि समानुपाती है। और अगर गैस की विलेयता बढ़ा रहा हूं तो हेनरी कांस्टेंट घटेगा, क्योंकि ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि प्रेशर भी बढ़ाते हैं और सॉल्युबिलिटी भी गैसों की बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि हेनरी कांस्टेंट में मैं दाब जो प्रेशर था उसको 4 गुना कर दिया, ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट तो यहां से बढ़ जाना चाहिए, लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। जो हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है, इस पर गैसों के दाब का और गैसों की विलेयता का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, अगर हम यहाँ से दाब 4 गुना कर दिए, पार्शियल प्रेशर जो गैस का है उसको 4 गुना कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, अगर पार्शियल प्रेशर हम लोग 4 टाइम करते हैं तो इधर सीधा दिख रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन है, जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, वो भी क्या होगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर गैस का दाब हम लोग जितना बढ़ाते हैं, विलेयता क्या है, समानुपाती है, तो विलेयता भी उतनी ही बढ़ जाएगी। ठीक, और अगर दोनों उतना ही बढ़ जाएगा तो यहां से सीधा सीधा दिख रहा है कि हेनरी कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब हेनरी कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यहां से इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो हेनरी कांस्टेंट होता है, हेनरी नियतांक, उस पर प्रेशर, गैस का जो पार्शियल प्रेशर है और गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हेनरी कांस्टेंट डज नॉट अफेक्टेड बाई, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे हेनरी कांस्टेंट है, वो गैस के पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का रेशियो है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने देखा कि हेनरी कांस्टेंट जो के एच है, डज नॉट अफेक्टेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। मतलब जो हेनरी नियतांक है के एच, ये गैस के आंशिक दाब और गैस की विलेयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर गैस के आंशिक दाब से और गैसों की विलेयता से हेनरी कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हेनरी नियतांक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करते हैं उन पर। पार्शियल प्रेशर जो गैस का पार्शियल प्रेशर है और जो गैस की विलेयता है, इस पर डिपेंड नहीं करते हेनरी क्ला, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट इस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहते हैं इससे। अब बात है कि इस पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो डिपेंड करते किस पर है, ये हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी ने खुद दिया था, तो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ चीजों पर तो इफेक्ट करेंगे ही, डिपेंड करेंगे ही। तो वो चीजें क्या थी, तो जो हेनरी कांस्टेंट था, इट डिपेंड ऑन, इट मतलब के एच, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रही थी। एक तो नेचर ऑफ गैस था, गैस की प्रकृति पर, ठीक, और जो दूसरा था, सेकेंड था, वो था टेम्परेचर, ताप पर। ठीक है, हम लोगों ने यहां देखा कि हेनरी कांस्टेंट जो था के एच, वो गैस के आंशिक दाब और गैस की विलेयता पर निर्भर ही नहीं कर रहा था, और निर्भर किस पर कर रहा है, नेचर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर पर, गैस की विलेयता पर डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ताप पर प्रभावित कर रहा है। ठीक है, गैस की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है, मतलब गैस की प्रकृति मतलब हेनरी कांस्टेंट जो के एच होता है,
वो SO2 के लिए, CO2 के लिए, H2 के लिए, इन गैसों के लिए अलग अलग वैल्यू होती है हेनरी कांस्टेंट की। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डिफाइन होता है। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, अब वैसे ही टेम्परेचर पे है, ताप पर हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर। ताप को जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारा हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ता है। ठीक है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं हम लोग, हमारे KH की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है, मतलब हेनरी कांस्टेंट हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है क्या? कि हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक हमारा गैस के पार्शियल प्रेशर पर और गैस की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिपेंड किस पर करता है? दो चीजों पर। एक तो नेचर ऑफ गैस, मतलब गैस की प्रकृति कैसी है, कौन सा गैस है, SO2 है, CO2 है, H2 है, कौन सा गैस है। अलग अलग गैसों के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा टेम्परेचर पे यह डिपेंड कर रहा था और नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा था। ठीक, अब अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, दूसरा पॉइंट है ये, समझ लीजिए। यहां से हम लोगों ने क्या देखा? ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और इसी में दूसरा पॉइंट है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखिएगा। ठीक है, पहले पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, आप अच्छे से जान गए। दूसरा पॉइंट है, अगर हमारा तो ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, P ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की विलेयता। ठीक है, इसी प्रेशर को, जो गैस का प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, इसको मैं कांस्टेंट कर दूंगा, नियत कर देता हूं। ठीक है, इसको मतलब फिक्स कर देता हूं। ठीक, तो हेनरी कांस्टेंट बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग हमेशा प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, प्रेशर को तो हमको फिक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर जो गैस का है, इसको अगर हम लोगों ने फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो क्या होगा? तो KH पे और सॉल्युबिलिटी ऑफ X पे क्या पड़ेगा? अगर KH बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़नी चाहिए, या KH बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की घटनी चाहिए, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, यही से कंपेयर कराता हूं। ये जो प्रेशर है गैस का, इसको कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, मैं इससे कंपेयर कराता हूं, ध्यान सुनिएगा कैसे हम लोग जानेंगे। अगर मैं मान लिया हमारा जो पार्शियल प्रेशर गैस है वो 36 के बराबर है, और हेनरी कांस्टेंट भी 6 है, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी 6 है। ठीक है, इसको फिक्स रखना है। पार्शियल प्रेशर गैस का क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, तो इसको फिक्स रखना है, तो मैं 36 कर दिया। ठीक, सेम रख दिया क्योंकि फिक्स है। अब मैं क्या किया, KH की वैल्यू को बढ़ा दिया, 6 से 9 कर दिया। KH की वैल्यू क्या किया है? 6 से 9 कर दिया। अब हमको यही लाना है, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, तब जाकर हमारा 36 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमको दिख क्या रहा है? 6 से 9 आया और 6 से 4 आया, मतलब KH वाली जो वैल्यू थी, अगर 6 से 9 कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो 6 से क्या हो जा रही है? 4 हो जा रही है, मतलब कम हो जा रही है। तो इसका यहां से सीधा सा मतलब है, जैसे जैसे KH की वैल्यू हम लोग बढ़ा रहे थे, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ठीक है, या मैं कह दूं कि KH की जो वैल्यू है वो गैसों की सॉल्युबिलिटी की क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जो हेनरी नियतांक है, हेनरी कांस्टेंट, वो गैस की सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये इसी साल 2024 में नीट में ये क्वेश्चन आया था इससे। और कैसे क्वेश्चन आए थे?
उसको मैं अभी बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी, क्योंकि हमारा प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या था नीट में? ये नीट 2024 का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था। इफ, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, if three gases A, B, C has KH value are 145 और सेकेंड है 2 इंटू 10⁻⁻5, टू एंड जो थर्ड है 35 किलो बार है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। ठीक, तीन गैस थी ए बी सी जिनके KH की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, मतलब गैस की विलेयता का क्रम पूछा था क्या होगा। और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से थे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सेकेंड बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, थर्ड सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, और फोर्थ सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन थे। तो अब इसमें देखना क्या है, तीन गैसेज ले लेते हैं हम लोग ए बी सी। इनके KH की वैल्यू दी हुई है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा इसको। इनके KH की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है 145, बी की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻5 और सी की वैल्यू दी हुई है 35। ठीक है, इनके KH की वैल्यू दी है, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी पूछा है, मतलब गैस की विलेयता का क्रम पूछा है। ठीक है, इसके लिए आपको अच्छे से पता है, जैसे जैसे KH की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है, अभी मैंने बताया यहाँ पर। ठीक, हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा रहेगा KH की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैसों की विलेयता उतना ही कम रहेगी। ठीक, तो KH की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तो यहाँ है 145। ठीक, तो मतलब ए का हेनरी कांस्टेंट तो सबसे ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ए का क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि हेनरी कांस्टेंट इसका सबसे ज्यादा है। उसके बाद थोड़ा सा कम में आते हैं तो 35 है। ठीक है, इसके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इससे कम है, तो सॉल्युबिलिटी इससे भी क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो सॉल्युबिलिटी फिर किसकी होगी, सी की। सबसे कम बी का है, यह है 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 × 10⁻⁻5, मतलब 0.00002। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इसकी सबसे कम है, तो जाहिर सी बात है KH की वैल्यू इसकी सबसे कम है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो बी की क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब BCA होगा। यहाँ पर मैं कोई ऑप्शन ही नहीं लिखा था, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। ऑप्शन मैं अपने से बनाया था, क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, BCA। ठीक है, ऐसे ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है, CUT वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लगभग इस साल आने ही वाला है। ठीक है, 2025 में ये क्वेश्चन आने ही वाला है, समझ लीजिए। ठीक, तो KH बढ़ाने पर, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और इसमें 2-3 पॉइंट मैंने बताया था कि जो हेनरी कांस्टेंट होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब गैस के आंशिक दाब, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की विलेयता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि यह निर्भर करती है दो चीजों पर, एक तो नेचर ऑफ गैस, गैस की प्रकृति पर,
अलग अलग गैसों के लिए गैस की KH की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ताप बढ़ाने पर KH की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। फिर मैंने बताया जो KH की वैल्यू होती है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के अपोजिट होती है, मतलब KH की वैल्यू बढ़ाएंगे तो गैसों की विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। और ये किस पर होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन भी आगे हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के लिए था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इस बार नीट में आया था, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट आता है, अगर थर्ड की मैं बात करूं, होता क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनते हैं कि ए एक कांस्टेंट होता है, तीन चार गैसों के लिए ABC दे देगा, तीन गैसें हैं, उनके ए की वैल्यू इस प्रकार है, उसमें पूछ देगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी। नहीं समझ आया, सुनो मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा P प्लस A/V², V माइनस B इक्वल टू RT, एक वांडरवाल का समीकरण होता है, ठीक है। इसमें ये ए की वैल्यू जो होती है, ए, इसको मैं लेता हूं, ए और बी दोनों वांडरवाल नियतांक है, हमको यहाँ ए से मतलब है, ठीक है, वांडरवाल कांस्टेंट दोनों है, हमको यहाँ ए से मतलब है, तो सुनिएगा क्या होगा। जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ाते हैं, ए एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, और सॉरी वांडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं, वांडरवाल नियतांक, ठीक है। जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसों की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। मतलब ए की वैल्यू बढ़ाने पर जो गैसें होती हैं इजिली लिक्विफेबल हो जाती हैं, मतलब उनका जो द्रवीकरण होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है आसानी से। मतलब अगर कोई गैस है, अगर उनके ए वांडरवाल कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी लिक्विड में बदलना स्टार्ट कर देती है, द्रवित होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इजिली लिक्विफाई होती है, वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करती है। तो जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ाते हैं गैसेस क्या होती हैं, इजिली लिक्विफेबल होती हैं, मतलब आसानी से द्रवित हो जाती है। और अगर गैसें आसानी से द्रवित हो जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, लिक्विफाई हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। तो अगर एक बढ़ाते हैं, ए की वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं तो गैसें इजिली लिक्विफेबल हो जाती हैं, आसानी से उनका द्रवीकरण हो जाता है, ठीक है। और आसानी से द्रवीकरण हो जाता है, इसका मतलब जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है KH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ए है वांडरवाल नियतांक, अलग अलग गैसों के लिए ए की वैल्यू अलग अलग होती है, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसेस ज्यादा जल्दी लिक्विफेबल होती हैं, गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, ठीक है। गैसों का द्रवीकरण आसानी से होगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी मतलब बढ़ गई है, और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये इतने पॉइंट थे हमारे हेनरी कांस्टेंट में, ठीक। अब इसमें हम लोग को हेनरी का ग्राफ देखना है, ग्राफ के बारे में थोड़ा देखते हैं। हेनरी लॉ क्या था, उन्होंने जो फार्मूला दिया था वो क्या था, KH इंटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस की विलेयता, ठीक है। हमको इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो इसका मैं कंपेयर करता हूं सरल रेखा का समीकरण, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx है, ठीक है। इसमें जो y इंटरसेप्ट है, y अंतःखंड है, वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक दाब, वाष्प दाब नहीं। और x एक्सिस पे क्या है, x इंटरसेप्ट, x अक्ष पे अंतःखंड कितना है, क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और जो हमारा स्लोप आ गया, m क्या होता है, स्लोप, जिसको हम लोग बोलते हैं ढाल,
जिसको हम लोग टेन थीटा के बराबर मानते हैं, वो कितना आ गया, के एच के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं ये ग्राफ बनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है जीरो पे। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब सरल रेखा का समीकरण है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम लोगों ने देख लिया स्लोप हमारा जो है एम क्या है, वो टेन थीटा के बराबर है, बराबर के एच है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, दे देगा आप लोगों को, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। ये एक्स के लिए है, ये वाई के लिए है, इसको मैं नेम चेंज कर देता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए का एंगल कुछ है और बी का एंगल कुछ है। अगर एंगल की थीटा की मैं बात करूं तो ए का ज्यादा है बी से। ठीक है, यहां से देखिएगा, ये गैस का है और ये हेनरी कांस्टेंट का है एक्स एक्सिस पे। यहां से हमको सीधा सीधा दिख रहा है ए की एंगल जो है वो ज्यादा है बी से। ठीक है, तो मतलब टेन थीटा ए का ज्यादा होगा, टेन थीटा किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा बी से। ठीक, और टेन थीटा ही है हमारा के एच के बराबर, अभी हम लोगों ने देखा। टेन थीटा हमारा क्या है, के एच के बराबर है, मतलब जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, के एच की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, ए के लिए ज्यादा होगी बी से। और अगर के एच की वैल्यू ए से ज्यादा है बी से, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होगी वो क्या होगी, बी की ज्यादा हो जाएगी ए से। ठीक है, सीधा सा मतलब है, जैसे जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, 30 डिग्री करते हैं, 50 डिग्री करते हैं, 90 डिग्री, 145 डिग्री, अगर थीटा की एंगल बढ़ाते हैं तो टेन थीटा बढ़ता है, इसके कारण के एच बढ़ता है। और अगर हेनरी कांस्टेंट बढ़ रहा है तो हम कह देंगे कि हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैसों की विलेयता है, वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि तीन चार गैसों के लिए ये एंगल दिया हो, उससे आप लोगों को बताना हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। ठीक है, अब हेनरी लॉ, जो लॉ दिए थे कि हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है, बढ़ती है, मतलब समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उनकी कुछ लिमिटेशन थी, हेनरी लॉ जो लॉ दिए थे उनमें भी कुछ लिमिटेशन थी कि ये चीज अप्लाई नहीं करना है। वो लिमिटेशन क्या थी, प्रतिबंध क्या क्या थे, सुनिएगा। पहला लिमिटेशन जो हेनरी लॉ का था, हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, मतलब जब हमारा विलेन जो है बहुत ही तनु विलेन हो, विलेन जो हमारा क्या हो, तनु विलेन है, तभी हमारा हेनरी लॉ लागू होगा। ठीक है, मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट सोल्यूशन तनु विलेन का मतलब क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा हो। ठीक है, सोल्यूट के कंपेयर में जो चीज हम मिक्स करा रहे हैं उसके कंपेयर में जो सॉल्वेंट है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमारा हेनरी लॉ अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो व्हेन सोल्यूशन इज डाइल्यूट, जब विलेन हमारा डाइल्यूट रहेगा, तनु विलेन रहेगा, तभी हेनरी लॉ लगेगा। ठीक है, दूसरा है इट इज अप्लीकेबल टू लेस सॉल्युबल गैस, मतलब जो गैसें कम घुलनशील है। ठीक है, जो गैसें कम घुलनशील है उनके लिए अप्लीकेबल होता है हेनरी लॉ, कि उनको और ज्यादा घुलनशील कैसे कर सकते हैं, दाब बढ़ाकर उनको और कैसे डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, कम दाब और ज्यादा ताप पर द गैस बिहेव आइडियली, मतलब वो गैसें जो होती हैं आदर्श गैस की तरह बिहेव करती हैं। और गैसें आइडियल गैस जो होती हैं, आदर्श गैस जो होती हैं, वो लेस सॉल्युबल गैसें हैं, मतलब वो कम घुलनशील है। और अगर कम घुलनशील गैसें हैं तो हेनरी लॉ कैन बी एप्लीकेबल अंडर दिस कंडीशन, मतलब उनके लिए हम लोग हेनरी लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि जो आदर्श गैस होती हैं वो कम घुलनशील होते हैं, उनका द्रवीकरण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेनरी लॉ कैन
नॉट बी एप्लीकेबल व्हेन गैस केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब जब किसी गैस को हम लिक्विड में मिला रहे हैं, ठीक है, तो गैस उसमें सॉल्युबल होनी चाहिए, मिक्स हो जानी चाहिए केवल, उनसे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे अमोनिया और वाटर, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। जब हम अमोनिया गैस को जल में मिलाते हैं, ठीक है, तो जब किसी भी गैस को लिक्विड में मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करनी चाहिए गैस, ठीक है, डिजॉल्व होनी चाहिए, घुलनशील होनी चाहिए। ये कुछ लिमिटेशन थी हेनरी लॉ की, ठीक है। इतना हमारा हेनरी लॉ था। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। दिया है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप का मान बढ़ाने पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 की विलेयता इन वाटर पानी में क्या होगी जब वेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मतलब उष्माशोषी की प्रक्रिया दिया है, पॉइंट को नोट करिएगा। जब उष्माशोषी की प्रक्रिया है और सोडियम नाइट्रेट को हम लोग पानी में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, मतलब हीट है, एंडोथर्मिक का केस है, सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, इसको H2O में मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो हमारा सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। इंडोथर्मिक मतलब ये है कि ये पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन में मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैंने इसका ट्रिक बताया आप लोगों को, जो चीज बढ़ाई है उसको दूर भगा दीजिए, ठीक है। तो दूर भगाएंगे तो इस साइड जाएगा, मतलब हमारे इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, साम्यावस्था की कंडीशन आगे चली जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो फॉरवर्ड चला जाएगा, साम्यावस्था की कंडीशन आगे चली जाएगी, और अगर साम्यावस्था की कंडीशन आगे चली जाएगी, आप लोगों को अच्छे से पता है गैसों की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी, मतलब गैस ज्यादा उसमें सॉल्युबल होंगी, तो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक। इतना हमारा हेनरी लॉ था, यहाँ तक आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए। इसके बाद हम लोग अगला सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें राउल्स लॉ है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैं लेकर आऊंगा जल्दी। और ये हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दोनों आपका सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। थर्ड बचा है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, जल्दी फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।